हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 हिंदी 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का पेपर बहुत ही ज्यादा नजदीक है। ऐसे में आप लोगों का 22 फरवरी को सबसे पहला हिंदी का पेपर है और अगर आपने हिंदी के पेपर में आपने 95% ले आया ना, तो फिर आप लोग अदर सब्जेक्ट में ले आओगे, क्योंकि मैं आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराने वाला हूं। ठीक है, तो ये हमारा क्लास 10 हिंदी 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए है, जो आप लोगों का 70 नंबर का पेपर आता है। 70 में 70 नंबर आप करके आओगे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। जब आप 70 में 70 करके आओगे तब आपको मिलेगा 65 नंबर। ठीक है, क्योंकि आपकी राइटिंग की भी नंबर कट जाती है, हो सकता है कहीं आप काट पीट करो उसका भी 1-2 नंबर कट जाए। तो आप लोग पूरा ध्यान से समझना एक एक क्वेश्चंस को, क्योंकि हम लोग बहुत सारे हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे गद्यांश। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और जो आपको कॉपी में लिखना है। तो सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है गद्यांश। क्या है ये, सबसे पहले हम लोग देखेंगे गद्यांश, जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है। देखो गद्यांश आपका 6 मार्क्स का आता है और आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसा गद्यांश लाए हैं जो 22 फरवरी को जरूर देखने को मिलेगा। और ये आपको 3 क्वेश्चन रहेगा और आपको ये 6 मार्क्स देकर जाएगा। कितने मार्क्स? 6 मार्क्स देकर जाएगा। अब 6 नंबर लेने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। देखो ये हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है। इसमें क्या कहेगा, देखो भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाली भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहां भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं है, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदाय की भी गिनती आसान नहीं है। जैसे यहाँ की जो बोलियां हैं वो आसान नहीं है। ठीक है, कि हम कैसे पता करें कि कितनी बोलियां बोली जाती हैं। हिंदी बोली जाती हैं, भोजपुरी बोली जाती हैं, गुजराती बोली जाती है, पंजाबी बोली जाती है, ऐसे बहुत सारी बोलियां बोली जाती हैं हमारे इंडिया में। ठीक है, एंड गिनती आसान नहीं है। उसी तरह यहाँ की भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदाय की गिनती आसान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ जो है उनके संप्रदाय धर्म, बहुत सारे धर्म के यहाँ लोग पाए जाते हैं। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि यह एक देश नहीं बल्कि अनेक देशों का समूह है, यह एक जाति नहीं बल्कि अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ये एक देश नहीं बल्कि अनेक देशों का समूह है। ये एक जाति नहीं बल्कि अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ऊपर से देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता भिन्नता ही देखने को मिलती है। अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको भिन्नता दिखाई देगी, जब आप गहराई में जाओगे तो ऐसा लगेगा कि सारे एक ही जैसे हैं। ठीक है, अब ये तो हमारा है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश। अब इस गद्यांश में देखो सबसे पहले आपके जो है यहां से यहां तक अंडरलाइन है, यहां से यहां तक जो अंडरलाइन वाले क्वेश्चंस हैं उसको आप ज्यादा ध्यान से पढ़ो। ठीक है, उसको आप इसलिए ज्यादा ध्यान से पढ़ो क्योंकि वो जो है वो आपको 2 नंबर और एक्स्ट्रा देकर जाते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, तो यहां लिखा हुआ है इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि यह एक देश नहीं बल्कि अनेक देशों का समूह है, यह एक जाति नहीं बल्कि अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ऊपर से देखने वाले को गहराई में नहीं जाता, भिन्नता ही नजर आती है। ठीक है, ये हमारा अंडरलाइन है, मतलब रेखांकित अंश है और इसकी हमें करनी है व्याख्या। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। देखो अब आपके 3 क्वेश्चंस रहेंगे, गद्यांश के 3 ही क्वेश्चंस रहते हैं, सभी को पता है। तो पहला छोटा आ यानी कि हमारा प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखना है। जो हमारा गद्यांश दिया हुआ है ना, इसका हमें संदर्भ लिखना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन रहेगा रेखांकित अंश की व्याख्या, इसका भी 2 नंबर मिलेगा और इसका भी 2 नंबर। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या, प्रस्तुत गद्यावतरण में लेखक क्या कहना चाहता है, इसका भी 2 ही नंबर मिलेगा। ठीक है, तो अब हम लोग ये समझेंगे कि हम लोग संदर्भ कैसे लिखेंगे। मतलब वैसे आपको पता है, मैंने बहुत बार बता रखा है, बट जरूरी है हर एक पॉइंट को समझना। पहले ये तो पाठ का नाम पता चल ही गया होगा भाई, भारतीय संस्कृति पाठ से, क्योंकि इसमें संस्कृति नाम आया है कई बार, तो भारतीय संस्कृति पाठ से ये लिया गया है। ठीक है, जिसके राइटर जो है वो कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो अब हम लोग सबसे पहले ये सीखेंगे कि हम संदर्भ कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो आओ हम लोग समझते हैं। देखो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा संदर्भ का ही। तो संदर्भ लिखना कोई हार्ड नहीं है, अगर आपको चैप्टर का नाम पता है और पाठ का नाम और लेखक का नाम, तो कुछ भी हार्ड नहीं है। देखो संदर्भ में सबसे पहले आप लिखो प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत
गद्यांश, ये जो गद्यांश है हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, ये कौन सा पाठ्य पुस्तक है? हिंदी है ना कि इंग्लिश है? हिंदी है, तो आप हिंदी लिखना, ध्यान रखना एक एक पॉइंट को। ऐसे ही सारे का लिखना है, केवल चैप्टर का नाम और लेखक का नाम चेंज कर देना। हिंदी के, अब ये गद्य खंड है, अगर पद्य खंड होता तो पद्य खंड या काव्य खंड लिखते, बात तो सेम ही है। तो हमारा ये गद्य खंड है, ठीक है। गद्य खंड में संकलित, गद्य खंड में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके राइटर हैं, द्वारा लिखित, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित। इस चैप्टर का जो नाम है, देखो जो मैं विलेख से लिख रहा हूँ ना, वो विलेख से ही लिखना, क्योंकि वो हाईलाइट हो जाता है और एग्जामिनर का जो फोकस है वो आपके हाईलाइट पॉइंट पर ज़्यादा पड़ता है। तो अगर पाठ का नाम, लेखक का नाम आपने सही लिखा है तो विलेख से लिखना, आपको तुरंत ही 2 नंबर दे देगा, भले ही आपने थोड़ा इधर उधर करके लिखा है, ठीक है। नामक पाठ से लिया गया है। निबंध भी लिख सकते हो, क्योंकि निबंध विधा पाठ निबंध से उद्गृत है या लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना नहीं देखते कोई भी, लिया गया है। तो ये हमारा हो जाता है संदर्भ। देखो संदर्भ में कुछ भी नहीं है, बस आपको पाठ का नाम, आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो भाई, पाठ का नाम हेडिंग डालो ब्लैक से, लेखक का नाम, पाठ का नाम आप डायरेक्टली लिखो भारतीय संस्कृति, लेखक का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऐसे भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन जो आता है वो है रेखांकित अंश की व्याख्या। क्या करना है? रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश को मैंने कहा है, व्याख्या करने से पहले आप 2-3 बार ध्यान से पढ़ लो दोस्त, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो इसको आप 1-2 बार पढ़ोगे, आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा आखिर कहना क्या चाहता है इसमें लेखक। देखो, इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी, जो अपने देश से परिचित नहीं है, जो बाहर से आए हुए हैं, ठीक है, उनकी बात किया जा रहा है, जिनको नहीं पता इंडिया कैसा है, क्या उठे कि यह एक देश नहीं, ये एक देश नहीं है, ये एक कंट्री नहीं है, बल्कि अनेक देशों का समूह है, क्योंकि उनको हर एक जगह अलग अलग बोलियां मिलेंगी, अलग अलग लैंग्वेज मिलेंगी, अलग अलग जाति मिलेंगे, तो उनको ऐसा फील होगा कि ये एक जाति नहीं बल्कि अनेक जाति का समूह है, ये एक देश नहीं बल्कि अनेक देशों का समूह है। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ऊपर से देखने वाले को गहराई नहीं पता चलता और विभिन्नता देखने को मिलती है। तो देखो हमने लिखा है रेखांकित अंश की व्याख्या। देखो लेखक जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहना है कि भारत जो है, भारत भूमि की विभिन्नताओं को देखकर दूसरे देश के वासी, जो भारत भूमि है ना, भारत भूमि की जो विभिन्नताएं हैं, इसमें जो हमारी विभिन्नताएं हैं उसको देखकर दूसरे देश के वासी अथवा ऐसे व्यक्ति जो यहाँ के मौलिक स्वरूप से अनभिज्ञ हैं, मतलब वो नहीं जानते हैं इसके, वो घबरा जाते हैं और कह उठते हैं कि भारत तो एक देश नहीं बल्कि अपितु यह अनेक देशों का समूह है, यहाँ के निवासी एक भी किसी जाति के नहीं है, अपितु भिन्न भिन्न जाति के हैं, ठीक है। और दूसरे देशवासियों की इस तरह बातों में आश्चर्य करने का योग कुछ भी नहीं है, क्योंकि वे क्या करते हैं, इस देश को ऊपर से ही, अर्थात ऊपर से सतही दृष्टि से देखते हैं और इस प्रकार की गहराई में नहीं उतरते, और निश्चित ही ऐसे लोगों को भिन्नता अर्थात अनेकता ही नजर आती है। ऐसे लोगों को भाई भिन्नता यानी कि उनको कुछ अलग ही नजर आता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं सवाल, प्रस्तुत गद्यावतरण में लेखक कहना क्या चाहता है। तो भाई देखो, मैं इसमें आपको बता दूं कि लेखक कहना क्या चाहता है, ठीक है। इसमें यही कहना चाहता है कि मतलब विभिन्नता बहुत ही सार्थक और धनात्मक रूप से वर्णन करता है, मतलब जो भिन्नता है, ठीक है, और इससे लेखक अपने देश और संस्कृति के प्रेम की भावना को झलकती है। अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ। देखो सा वाला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, मतलब इसमें क्या है कि जो हमारे लेखक साहब हैं, ठीक है, समझो ध्यान से, मैं आप लोगों को साथ में ही बताता हूं, ठीक है। जो प्रस्तुत गद्यांश है, प्रस्तुत गद्यांश, ठीक है, ये जो हमारा प्रस्तुत गद्यांश है में लेखक, सा वाला आंसर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। लेखक क्या कहता है? लेखक जो है भारत भूमि, जो अपनी भारत है, भारत भूमि को, भूमि की विविधता या फिर भिन्नता
विविधता का बहुत ही सार्थक, का बहुत ही सार्थक, सार्थक का मतलब बहुत ही अच्छा और धनात्मक। देखो मैं आप लोगों के साथ में इसलिए लिख रहा हूं कि आपको ज्यादा बेटर समझ में आ जाए, ठीक है, रूप में वर्णन किया है। वर्णन किया है, ठीक है। और लेखक जो है अपने देश और संस्कृति, अपने देश या उसकी संस्कृति मतलब अपने देश की संस्कृति के प्रति क्या किया है, के प्रति प्रेम की भावना को जागृत किया है। क्या किया है? प्रेम की भावना झलकती है, मतलब लेखक के अंदर अपने देश की प्रेम की भावना झलकती है, ठीक है। ये आपको 2 नंबर इस पर मिल जाएगा अगर आप ऐसे लिख दोगे तो, ठीक है। तो ये हमारा पहले हो गया गद्यांश, मैंने आपको इसका संदर्भ भी बता दिया, रेखांकित अंश की व्याख्या, और साथ में मैंने ये क्वेश्चंस भी आपके साथ लिखकर समझा दिया, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया गद्यांश में। अब आपको यहाँ मिलेगा 6 नंबर इसका। अब हम लोग देखते हैं पद्यांश, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमारा एक ऐसा पद्यांश है जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बट थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा बड़ा है, बट भाई आएगा बोर्ड एग्जाम में, तो ये तो है नहीं कि छोटा सा देगा आपको, बड़ा देगा या छोटा देगा, कुछ भी नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो बात कर रहे हैं। अब ये अगर देखा जाए तो ये आपकी बोर्ड एग्जाम में 2017 में आया हुआ है, 18 में आया हुआ है, 19 में आया, 21 में, 22 में, 23 में, तो भाई 2024 में भी आएगा 100%। तो सबसे पहले देखो इसमें थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। कह रहा है ऊधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग कौ अवराधे ईस, और इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन ज्यो दही बिन शीस, आशा लगी रहत तन स्वाहा जीव कोटि वरीस, और तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंद बिनु और नहीं जगदीश। तो देखो यहाँ सूर शब्द आया हुआ है, तो सूरदास जी इसके राइटर हैं, मतलब कवि हैं, ठीक है, पोएट हैं। अब इसमें आपके 3 क्वेश्चन आएंगे। पहला देखो प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ हिंदी में अनुवाद। दूसरा उद्धव भी मथुरा में गोकुल क्यों गए, जो उद्धव हैं उद्धव जी मथुरा में गोकुल क्यों आए हैं, ठीक है। एंड इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन ज्यों दही बिन शीश, उपयुक्त में कौन सा अलंकार है। देखो हार्ड लगेगा आप लोगों को, लेकिन हार्ड आप लोगों को नहीं लगेगा, अभी मैं आपको समझा दूंगा। सबसे पहले भाई सूरदास जी का पद वाला चैप्टर है, सभी को पता। तो सबसे पहले 2 नंबर अपना ये क्लियर कर लो, संदर्भ का और हिंदी अनुवाद का, ठीक है। ये तो आपका, और ये सब आसान है, अभी आपको बताते हैं। देखो सबसे पहले आप क्या करो, संदर्भ लिखो। यह पद जो है, ये पद जो हमारा पद ऊपर है ना, अब इसके जो राइटर हैं श्री सूरदास जी, श्री सूरदास जी, ठीक है, द्वारा, ब्लैक से लिखना, कवि हो या लेखक हो कोई भी हो उसको ब्लैक से लिखना, ठीक है, द्वारा रचित। अब ये इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। देखो इनकी ऐसे हमने देखा है हर एक चीज में, चाहे सूर सागर है यार, देखो जो प्रसिद्ध रचना है उसको भी ब्लैक से लिख देना, हाईलाइट हो जाएगा। नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक अब हमारी जो ये पाठ्य पुस्तक है ना, पाठ्य पुस्तक ये हिंदी है, तो देखो जैसा मैं लिख रहा हूं ऐसे ही लिखना, ठीक है। वहां अपना दिमाग मत लगाने लगना, क्योंकि अभी तक आपने बहुत दिमाग लगा लिया। कि काव्य खंड, ये क्या है, काव्य खंड है, ठीक है। जैसे गद्य खंड होता है, पद्य खंड को काव्य खंड भी कहा जाता है, ठीक है। में संकलित। अब इस जो मतलब चैप्टर का नाम है वो है पद, क्या है, पद, ठीक है। पद शीर्षक से उद्गृत है, हो गया। ये हमारा हो गया संदर्भ। अब हम लोग व्याख्या समझते हैं। व्याख्या समझने से पहले 1-2 बार इसको पढ़ लेना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम तो आप लोगों को समझा देते हैं। देखो पूरे का व्याख्या समझना है तो थोड़ा सा बड़ा है भाई,
देखो गोपियां जो हैं, देखो ध्यान से, बहुत ही अच्छा है, मजा आएगा। देखो जो गोपियां हैं उद्धव से कहती हैं, गोपियां जो है श्री कृष्ण की गोपियां, और उद्धव जो है वो कौन है, श्री कृष्ण के साथी, ठीक है। तो उससे कहते हैं कि हे उद्धव, हमारे जो है 10-20 मन नहीं है, मतलब हमारे जो है 10-20 नहीं है, हमारे मन जो है 10-20 नहीं है, ठीक है, 10-20 मन नहीं है, सभी की तरह हमारे पास भी एक ही मन है और वह श्री कृष्ण के साथ चला गया है, ठीक है। वो जो मन है वो श्री कृष्ण, जो मतलब श्री कृष्ण भगवान है, उनके साथ चला गया है, ठीक है। वो कहाँ चला गया, श्री कृष्ण के साथ चला गया। अतः हम मन के बिना, ठीक है, मन के बिना तुम्हारे बताए गए निर्गुण ब्राह्मण की आराधना कैसे करें। अब जो मतलब उद्धव जी कहते हैं कि अब निर्गुण ब्राह्मण की आराधना करो। अब गोपियां कहती हैं जो मेरा मन था तो वो श्री कृष्ण के साथ चला गया, अब हम किस मन से निर्गुण ब्राह्मण की आराधना करें, ठीक है। बिना मन के तो आराधना किया नहीं जा सकता, ठीक है। अर्थात बिना मन के ब्राह्मण की, जो ब्राह्मण की आराधना संभव नहीं है। श्री कृष्ण के बिना हमारी शरीर जो है, इंद्रियां निष्क्रिय हो गई हैं। जो श्री कृष्ण जी हैं, श्री कृष्ण के बिना हमारी जो शरीर की इंद्रियां हैं वो सब निष्क्रिय हो गई हैं, वो सब काम नहीं कर रही हैं, और हमारी जो दशा है बिना सिर के प्राणी जैसा हो गई है। और हमारी जो दशा है, जैसे एक व्यक्ति होता है जिसके पास सिर नहीं होता, वैसी हमारी दशा होगी बिना सिर के प्राणी के जैसा। और हम कृष्ण के बिना मृत्युवत हो गई हैं, और हम श्री कृष्ण के बिना मृत्युवत मतलब एक मृत्यु की तरह हो गई हैं। और जीवन के लक्षण के रूप में हमारी श्वास केवल इस आशा में चल रही है कि श्री कृष्ण मथुरा से अवश्य वापस लौटेंगे और हमें उनका दर्शन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। श्री कृष्ण के लौटने की आशा के सहारे तो हम करोड़ों वर्ष जीवित रह लेंगे, मतलब श्री कृष्ण की आशा में हम करोड़ों वर्ष जीवित रह लेंगे कि श्री कृष्ण जी वापस आएंगे। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम ज्ञाता हो, यदि तुम चाहो तो हमारा योग मिलन अवश्य करा सकते हो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हम तुम्हें यहाँ स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर हमारा कोई आराध्य नहीं है, और हम तो उन्हीं की परम उपासिका हैं, ठीक है। तो ये है भाई गोपियों का हाल, जो कि श्री कृष्ण के बिना, तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है, काफ़ी। देखो अगला क्वेश्चन देखो, उद्धव जी मथुरा में गोकुल क्यों आए। तो उद्धव जी जो है, उद्धव जी गोपियों के योग मिलन का संदेश देने के लिए मथुरा को गोकुल गए थे। बहुत आसान है, उद्धव जी क्या गए थे, गोपियों को योग या मिलन का संदेश देने के लिए मथुरा गोकुल आए थे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है कौन सा अलंकार, एक पूछा था शायद, हाँ, इंद्री शिथिल भई केशव बिन ज्यों देहि विन शीस। उपयुक्त में कौन सा अलंकार है, तो इसमें हमारा जो उपमा अलंकार है, कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार, ठीक है। तो ये हमारा हो गया माय डियर स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा और इंटरेस्टिंग पद्यांश, बहुत ही अच्छा ये वाला है, मुझे अच्छा लगा। तो ये हमारा है, देखो मैंने आपको संदर्भ भी बता दिया, व्याख्या भी बता दिया, हर एक चीज़ मैंने आपको बता दिया, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो अब हम लोग समझते हैं अगला टॉपिक। देखो अब हमारा आता है संस्कृत का मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश पद्यांश। देखो संस्कृत का जो है वो भाई सभी को पता है कि 5 मार्क्स का हमारा संस्कृत का आता है। 5 मार्क्स का जो है वो क्या आता है, 5 मार्क्स का गद्यांश आता है, 5 मार्क्स का पद्यांश आता है। तो 10 मार्क्स फिक्स करना है तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो 10 मार्क्स हम लोग फिक्स करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है संस्कृत का, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये गद्यांश है। देखो लिखा हुआ है एम नगरी विविध धर्माम संगम स्थली, ठीक है। और महात्मा बुद्ध तीर्थकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी, जो कबीर हैं गोस्वामी तुलसीदास, अन्य चा बहवा महात्मान जो आत्रगत स्वाभिनाम विचारम प्रसारणम न केवलम दर्शन साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्रम इयम नगरी विविध कलाम शिल्पा केत लोके विशुद्धा आत्रता केशव देशे देशे सर्वत्र अतः प्रथमा एवं निज प्रचिंतम इदाम परिपाल्यता। तो देखो ये है भैया संस्कृत, और इसका हमें मेन है कि इसका व्याख्या आना चाहिए, इसका हिंदी अनुवाद आना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संदर्भ का कि कैसे आप लोग संदर्भ लिखोगे। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से लिया गया है। इसमें कोई लेखक या कवि नहीं होते कि आपको भाई माइंड डिस्टर्ब करेगा, कुछ नहीं होता। डायरेक्टली आप लिखो कि प्रस्तुत जो हमारा गद्यांश है वो हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से लिया गया है, बस वाराणसी पाठ लिखना है बस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया संदर्भ, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, संदर्भ। तो
तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट संदर्भ है। और प्रसंग देखो कि इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया है। इस जो गद्यांश है इसमें जो वाराणसी पाठ है, वाराणसी पाठ की ऐतिहासिकता, जो उसकी ऐतिहासिकता है और इसकी अवस्थिति जो है, उसकी स्थिति जो है, उसके विषय में बताया गया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया संदर्भ और प्रसंग। अब हम लोग समझते हैं व्याख्या, अनुवाद। देखो, यह नगरी जो है विविध धर्मों के मिलन का स्थान रही है और महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया, अर्थात अपने विचारों का प्रचार किया। केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही नहीं अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी, और भी है शायद थोड़ा सा, ठीक है, विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। यहाँ की जो रेशमी साड़ियाँ हैं देश विदेश में सभी जगह पसंद की जाती हैं। जो वाराणसी नगरी की रेशमी साड़ियाँ हैं वो बहुत सारी महिलाएं इनको पसंद करती हैं और देश विदेश में भी पसंद किया जाता है। और यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं और यह अपनी प्राचीन परंपरा का समय भी पालन कर रही हैं। ये जो है अपनी प्राचीन परंपरा जो उसको छोड़ नहीं रही हैं, उनका पालन कर रही हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश संस्कृत का। देखो, ये आपको 5 नंबर मिल जाएगा अगर आपने संदर्भ लिख दिया, प्रसंग लिख दिया, व्याख्या लिख दिया। देखो, इसमें कुछ नहीं होता, बस आपको पता होना चाहिए हिंदी अनुवाद। पाठ का नाम तो वैसे भी पता हो जाता है, ठीक है, बट हिंदी अनुवाद अगर आपको पता है तो पाठ का नाम ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो ये हमारा हो गया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश। संस्कृत का गद्यांश है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप लोग इसको जरूर तैयार कर लो, अभी भी आपके पास समय है। मैं आप लोगों को ऐसे ऐसे करके बहुत सारे गद्यांश पद्यांश सारा कंप्लीट करा रहा हूँ। हर एक वीडियो में आपको 2-2 1-1 गद्यांश, तो ऐसे आपका बहुत सारा कंप्लीट हो जाएगा अगर आप हमारी वीडियो रेगुलर देखते हो। अगर नहीं देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल जाएगी। बेल आइकन को प्रेस कर लो। और अब पेपर बहुत ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए मैं आपको 1-1 2-2 घंटे की भी वीडियो लाऊंगा, तो आप लोग जरूर देखो, अच्छे से देखो। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया भाई संस्कृत का गद्यांश। अब हम लोग देखते हैं संस्कृत का पद्यांश। एक ऐसा पद्यांश जिसमें मैंने आपको स्पेशली थोड़े से अच्छी चीजें लाया हूं। ठीक है, देखो लिखा हुआ है, किम नु हित्वा प्रियो भवति किंतु हित्वा न सोचति, और किन नु हित्वान भवन्ति किनु हित्वा सुखी भवेत्। मानवम हित्वम प्रियो भवति, क्रोधम हित्वम न सोचति, कामम हित्वम भवति, लोभम हित्वम सुखी भवेत्। अब इसका क्या अर्थ है? देखो, सबसे पहले आप संदर्भ तो लिख दो यार, फिर अभी मजा आएगा। देखो, संदर्भ क्या है? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी पाठ से लिया गया। किस पाठ से लिया गया है? जीवन सूत्राणी पाठ से लिया गया है। इस पाठ का नाम है जीवन सूत्राणी। तो ये जो हमारा श्लोक है हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत खंड का है और संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी पाठ से लिया गया है। अब देखो, मेन चीज आता है प्रसंग। तो देखो, प्रसंग क्या है? इन श्लोकों में विभिन्न त्यागों के महत्व को दर्शाया गया। जो ये श्लोक है इसमें जो विभिन्न त्याग भावना को उसको दर्शाया गया है। ठीक है, अब देखो अनुवाद। यक्ष पूछते हैं कि मनुष्य क्या छोड़कर प्रिय हो जाता है? अगर जो मनुष्य है, एक व्यक्ति है, किस चीज को छोड़ दे तो वो प्रिय हो जाता है। और मनुष्य क्या छोड़कर शोक नहीं करता? अगर मनुष्य वो चीज छोड़ दे तो उसको कभी भी निराश नहीं होना पड़ेगा, शोक नहीं होगा। और मनुष्य क्या छोड़कर धनवान हो जाता है? अगर मनुष्य क्या चीज छोड़ दे एक चीज तो वो धनवान हो जाए। और मनुष्य क्या छोड़कर सुखी होता है। ठीक है, पहले आप लोगों ने ये फिल्म वगैरह में देखा होगा, कॉमेडी कार्टून इसमें देखा होगा, क्योंकि मैंने भी पढ़ा है, शायद हमने 10th में पढ़ा था, तब चैप्टर अलग था, अब अलग है। द इंचेंटेड पूल एक चैप्टर था तो वो हम लोगों ने पढ़ा था, बहुत ही अच्छा था। तो उसमें यही क्वेश्चन पूछते थे और हमारे स्कूल के टीचर्स भी पूछते थे, भाई ये वाला बताओ कैसे। ठीक है, तो वो हम लोग मजा आता था। देखो, युधिष्ठिर क्या फायदा? अगर मनुष्य अहंकार को छोड़ दे तो वो प्रिय हो जाता है। अगर अहंकार ना करे, बहुत सारे भले ही पैसे हों बट अहंकार नहीं करना चाहिए। मनुष्य क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता। अगर वो क्रोध को छोड़ दे तो उसे कभी भी शोक नहीं होगा, क्योंकि क्रोध में बहुत ही बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं। साथ में मनुष्य इच्छा की कामना छोड़ दे तो धनवान हो जाता है। देखो, मनुष्य कितना भी धनवान हो जाए लेकिन उसकी इच्छा वो बढ़ती जाती है। आपके पास आज 10 रुपए हैं तो आप सोचोगे काश मेरे पास 100 रुपए होते तो मजा आता। कल आपके पास 100 रुपए हो गए, फिर आप सोचोगे काश 1000 होते तो मजा आता। देखो, आपकी माइंड बढ़ती जा रही है। ठीक है, 1000 भी हो गए, 1 लाख होता तो और मजा आता। 1 लाख हो गए, फिर आप कहोगे यार 10 लाख होते एक गाड़ी ले आता। तो ऐसे ऐसे आपकी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो अपनी इच्छाओं को
छोड़ दो, अपनी इच्छाओं को कम करो, ठीक है। मतलब इच्छाओं को आप त्याग कर छोड़कर बहुत धनवान हो सकते हो, ठीक है। इच्छाएं तो बढ़ती जाएंगी, मनुष्य लोभ को छोड़कर सुखी हो जाता है। मनुष्य जो है वो लोभ अर्थात लोभ को छोड़ दे तो वो सुखी हो जाता है। तो इसमें बातें बहुत अच्छी अच्छी की गई हैं, उसको अपने जीवन में उतारो, ठीक है। बहुत ज़्यादा इच्छा भी ना रहे कि आपके पास पैसे हैं, सब कुछ है, फिर भी आप मरे जा रहे हो, ठीक है, इतना मत सोचो। तो ये हमारा हो गया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश संस्कृत का, ठीक है। ये तो संस्कृत का गद्यांश पद्यांश है। अब हम लोग देखने वाले हैं जीवन परिचय। क्या देखेंगे? जीवन परिचय। देखो जीवन परिचय मैंने आपको 5 इंपॉर्टेंट बताया था। अब आप कहोगे सर कौन कौन सा बताया था, तो वो मैं बार बार तो बता ही रहा हूँ, फिर से बता दूंगा यार, आप लोगों के लिए ही है, ठीक है। मैं जितनी बार कहोगे उतनी बार बताऊंगा। देखो पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है जयशंकर प्रसाद गद्य में। पद्य में आपको तैयार करना है सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा, ठीक है। ये 5 तैयार कर लो बस। तो अब हम लोग समझेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। देखो आप लोगों को मैं आपको बता दूं, ये जो डब्बा बना है ना, क्यों बना है? क्योंकि आप बगल में ऐसे बड़ा सा थोड़ा सा ऐसे कॉपी में ऐसे संक्षिप्त जीवन परिचय लिख सकते हो। कहोगे सर संक्षिप्त जीवन परिचय कहाँ से लाएं? तो इसी में से ही लेना है। जैसे नाम आप डालना संक्षिप्त में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जन्म कब हुआ ऐसे लिख देना, मतलब एक कॉलम बनाना, कॉपी आपकी होती है ना कॉपी, उसमें एक साइड में ऐसे बना लेना ऐसे। अब यहाँ आप नाम लिख देना, नाम जो भी है, ठीक है। जन्म कब हुआ, जन्म स्थान, जो भी है 6-7 पॉइंट, माता का नाम, पिता का नाम, मृत्यु, ऐसे आप लिख देना, ठीक है। लिख दोगे अच्छा रहेगा, बट यहाँ आप बगल में बनाना, फिर स्टार्ट यहीं से करना। तो ये मैंने बहुत अच्छे से लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 में बस्ती जिले के आगोना नामक ग्राम में एक समभ्रष्ट परिवार में हुआ था। इनके पिता जो थे चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर में कानूनगो थे, और इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक थी, ठीक है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो है अपने पिता के पास जिले के राठ तहसील में हुई थी, मतलब राठ तहसील में इनकी पढ़ाई हुई थी, और इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। और ये भैया जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, वो मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की, और गणित में कमजोर होने के कारण आगे नहीं पढ़ सके। ये भैया गणित में कमजोर थे, मतलब थोड़े से, तो इसलिए आगे नहीं पढ़ सके। और इन्होंने इंटरमीडिएट की शिक्षा जो है वो इलाहाबाद से ली थी। जो इंटरमीडिएट है यानी कि 12वीं की शिक्षा वो इलाहाबाद से ली थी, किंतु परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। परीक्षा से पहले ही इनका जो विद्यालय है वो छूट गया। इसके पश्चात इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी। इसके पश्चात इन्होंने मिर्जापुर के जो न्यायालय है वहां नौकरी आरंभ कर दी। या नौकरी इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं था, ये जो नौकरी था इनके अकॉर्डिंग नहीं था, इनको अच्छा समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उतना अच्छा नौकरी नहीं था। और ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। ऐसे में ये खूब ट्राई की, मेहनत की, और मिर्जापुर के मिशन स्कूल जिसमें पढ़ाई किया था उसी में आर्ट यानी कि चित्रकला के अध्यापक हो गए। इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की, और इन्होंने 19 साल तक काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किया। इन्होंने 19 साल तक काशी नगरी प्रचारणी सभा का संपादन भी किया, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक हो गए। और कुछ दिन बाद ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्राध्यापक हो गए। श्याम सुंदर दास जी का अवकाश ग्रहण करने के बाद ये क्या हो गए? हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए, और हिंदी का यह दिग्गज साहित्यकार सन 1941 में स्वर्गवास हो गया। अब इनका जो स्वर्गवास हुआ वो 1941 में हुआ, ठीक है, समझ में आ गया ना। 1941 में भैया स्वर्गवास हो गया। अब हम लोग समझते हैं क्या चीज, इनकी रचनाएं। इनकी रचनाएं भी समझना जरूरी है। देखो रचनाएं हेडिंग डालो भाई। रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं? इनकी रचनाएं हैं जैसे बहुत सारी हैं, चिंतामणि है, सारी इनकी प्रसिद्ध रचना है, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव में आते हैं। चिंतामणि है, रसमीमांसा है, क्या है? रसमीमांसा है, ठीक है, और त्रिवेणी है, और भी बताएं, विचार विधि है। बस 3 से 4 लिख देना बहुत है, ठीक है, विचार विधि, इतना ही आपको लिखना भी है। तो ये हमारी हो गई भैया जयशंकर प्रसाद जी की, सॉरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इंपॉर्टेंट जीवन परिचय। अब आप लोग एक काम करना, क्या काम करना है कि आप लोग जयशंकर प्रसाद जी का तैयार कर लेना। गोस्वामी तुलसीदास जी का हम लोग देखते हैं। देखो
तुलसीदास जी का जीवन परिचय। जीवन परिचय देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में भाद्रपद जो है संवत 1589 में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जो है जन्म एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं, बट जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजापुर का समर्थन किया, राजापुर ही उनका जन्म स्थान मानते हैं। इनके पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे, और इनकी माता हुलसी, जो अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने पर के कारण इन्हें त्याग दिया। मतलब अभुत्र अच्छे नक्षत्र में तुलसीदास जी का जन्म नहीं हुआ था, इसलिए इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया। ठीक है, उनको लगता था राक्षस है। ठीक है, और इनका बचपन अनेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ और सौभाग्य से इनको बाबा नरिहर दास जैसे गुरु का वरद हस्त प्राप्त हो गया। मतलब इनको बाबा नरिहर दास जैसे गुरु का वरदान मिला, मतलब उनके साथ रहे, और इन्हीं की कृपा से इनको शास्त्रों के अध्ययन अनुशीलन का अवसर मिला और स्वामी जी के साथ ही काशी आए थे, जहां परम विद्वान महात्मा शेष सनातन जी इन्हें वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि का निश्चार्थ कर दिया। मतलब इनको ये सब चीजें अध्ययन कराई अच्छे से। और तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु पाठक सुंदर और विदुषी कन्या रत्नावली से हुआ। मतलब जो तुलसीदास जी का विवाह भी हुआ था, दीनबंधु पाठक सुंदर कन्या थी और विदुषी थी, मतलब बहुत ज्यादा विद्वान भी थी, कन्या रत्नावली से हुआ। अपनी पत्नी से फटकार से तुलसीदास को वैराग्य हो गया, मतलब सारी चीजें त्याग दिया, मोह माया सब कुछ त्याग दिया, और फिर अनेक तीर्थ का भ्रमण करते हुए राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे और अपनी रचना चित्रकूट, काशी और अयोध्या में लिखी। और काशी के अस्सी घाट पर सन 1623 या फिर संवत 1680 में इनकी मृत्यु हो गई। मतलब इनकी मृत्यु हो गई। अब आप कहोगे सर रचनाएं कौन बताएगा? तो रचनाएं हम बताएंगे, काहे को ले रहे हो टेंशन? देखो रचनाएं, देखो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा नीचे आओ। देखो रचनाएं, इनकी भी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। देखो रचनाएं कौन कौन सी हैं? जैसे इनका श्री रामचरितमानस, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, पढ़ने पर मन बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। रामचरित मानस, ठीक है। और बताएं विनय पत्रिका, और बताएं, ठीक है, कवितावली, गीतावली, बहुत सारी रचना है यार। एक बार पढ़ो तो पहले कवितावली। पढ़ते हो नहीं, कहते हो मुझे आता नहीं, पढ़ोगे तब तो जानोगे। हैं गीतावली, बस 4 रचना 5 बहुत है, अब आप खुद से देख लेना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इनकी रचनाएं। भैया तुलसीदास जी का बहुत सारी इंपॉर्टेंट रचना, और ये बहुत बार आता है बोर्ड एग्जाम में, ये वाला हमारा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। 7 नंबर आपका ये फिक्स करके ही जाएगा, मानेगा नहीं। देखो इसमें क्या करना है, इसमें आप लोगों से पूछ रहा है भैया रूपरेखा। सबसे पहले प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पर आपको निबंध लिखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो प्रदूषण की समस्या तथा समाधान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रूपरेखा, इसमें हमने कई हेडिंग डिस्कस किया है। प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, समस्या का समाधान और उपसंहार। ये 5 ऐसे हेडिंग्स हैं जो मैंने डिस्कस किया है। 5 हेडिंग के बाद आप इसको डिस्कस करोगे, ये 7 से 8 हेडिंग बन जाएंगे, क्योंकि प्रदूषण के प्रकार में हमारे बहुत सारे हेडिंग्स हैं। ठीक है, हमें उनके प्रकार हैं। तो उनके देखो, पहला प्रस्तावना। आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है पर्यावरण को बचाने का है, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण का महत्व बताया जाना चाहिए। यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो मानव जीवन बाध्य हो जाएगा, और पता नहीं तब तक मानव जीवन होगा भी या नहीं। प्रदूषण का अर्थ समझ लो कि संतुलित वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। जब हमारा वातावरण बिल्कुल संतुलित है, शुद्ध है, उसमें कोई भी प्रदूषण नहीं है, तो हमारा जीवन का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। बढ़ती जनसंख्या के संतुलन ने बिगाड़ कर दूषित कर दिया। जो बढ़ती हुई जनसंख्या है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये हमारे पर्यावरण को बहुत ज्यादा प्रदूषित कर रही है। एंड इस प्रकार वातावरण को प्रदूषण कहते हैं। जनसंख्या की असाधारण वृद्धि और औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है। इससे मानव का संकट उत्पन्न हो सकती है, इससे बहुत सारे मानव को संकट उत्पन्न हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमने रूपरेखा हेडिंग डिस्कस किया, फिर प्रस्तावना, फिर प्रदूषण का। देखो जो रूपरेखा होता है हर एक निबंध में कॉमन होता है, प्रस्तावना हर एक निबंध में कॉमन होता है, साथ में उसका अर्थ भी कॉमन होता है, और लास्ट में उपसंहार, ये हर एक निबंध में कॉमन होता है। हर एक निबंध में आप ये हेडिंग डाल सकते हो। प्रदूषण के अर्थ, आज के वातावरण में प्रदूषण इन रूपों में दिखाई देता है। पहला का वायु प्रदूषण।
तो वायु जो है जीवन का अनिवार्य स्रोत है, क्योंकि हमें वायु से ऑक्सीजन मिलता है और ऑक्सीजन के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है। आज तक वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ रहा है। आजकल कर देना, आज तक नहीं, आज कल, ठीक है, तो बिगड़ रहा है और वायु अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित हो रही हैं। खा वाला हमारा जल प्रदूषण, जल को ही जीवन कहा जाता है, जल ही जीवन है, ठीक है, वाटर इज लाइफ। तो आजकल जो है इतना प्रदूषण बढ़ रहा है कि जल भी प्रदूषित हो रहा है, जो हमारा जल है, वाटर है, वो भी प्रदूषित हो रहा है। उससे भयानक बीमारियां होती हैं जिससे लोगों का जीवन खतरे में। भाई जल तो सभी लोग इतना ज्यादा पीते हो, अब वो भी अगर प्रदूषित हो रहा है तो उससे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। ध्वनि प्रदूषण, तो ध्वनि प्रदूषण भी आजकल की नई समस्या है। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखाना आदि सब ध्वनि प्रदूषण होता है। इन सब से जो है वो ध्वनि प्रदूषण होता है, ठीक है। रासायनिक प्रदूषण, द्रव्य के अलावा रोगनाशक, कीटनाशक दवा से और रासायनिक खादों से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से हमारा द्रव्य से भी जो रासायनिक प्रदूषण है उससे भी बहुत ही खतरनाक प्रदूषण होता है। नेक्स्ट हमारा समस्या का समाधान। ये सारे हमने हेडिंग डिस्कस कर लिए जो उनके प्रकार थे। समस्या का समाधान कैसे करोगे? वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। अगर वातावरण को आपको बचाना है मतलब तो वृक्षारोपण, वृक्ष को लगाओ, ये सबसे अच्छा साधन है। दूसरी ओर वृक्ष के अधिक कटाव पर रोक लगाई जानी चाहिए। बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकरण ने विश्व के सम्मुख जो है प्रदूषण की नई समस्या को जन्म दिया है। आजकल वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण आदि को कम करो, उसको समाप्त करने का प्रयास करो ताकि प्रदूषण खत्म हो सके। जब इन सबको कम करोगे और इसको समाप्त करने का ट्राई करोगे, प्रयास करोगे, तभी ये प्रदूषण खत्म होगा, वरना ये प्रदूषण खत्म होने वाला नहीं है, ठीक है। समझ में आया ना? तो ये हमारा है समस्या का समाधान। उपसंहार समझ लो, जो हमारा लास्ट हेडिंग है निबंध का। देखो, प्रसन्नता की बात यह है कि भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है, मतलब जागरूक है। उसने सन 1974 ईस्वी में जल का निवारण अधिनियम लागू किया था, ठीक है, और वृक्ष को काटने पर कठोर नियम भी बनाए गए हैं। सभी लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाए और न्यायालय द्वारा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग को महानगरों से बाहर ले जाने का आदेश दिए जाए, ठीक है। और यह संकल्प लें कि जीवन में अनेक मतलब शुभ अवसर, अच्छे अवसर, अच्छे समय आने पर एक वृक्ष जरूर लगाएं। तो ये हमारे हो गए भाई प्रदूषण के जो निबंध हैं। देखो मैंने आपको हर एक हेडिंग को समझाया, हेडिंग बाय हेडिंग, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो देखो मैं आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है, और थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ो भी, नोट बनाओ या ना बनाओ, लेकिन आप समझो, माइंड में रख लो, क्योंकि अब आपके पास समय कम है, वो आपको याद रहेगा बोर्ड एग्जाम तक, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक पत्र लेखन। पत्र लेखन हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो मैं आपको पत्र लेखन बताने वाला हूं। सबसे पहले पत्र लेखन आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब आप कहोगे सर कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है? देखो मैंने आप लोगों को बता रखा है एक वीडियो में कि भाई कौन कौन से पत्र इंपॉर्टेंट है। पहला आपको शुल्क मुक्ति पर तैयार कर लेना है, क्लास 10 के बच्चों के लिए है। शुल्क मुक्ति बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शुल्क मुक्ति पर पत्र। दूसरा बिजली समस्या, क्या है? बिजली समस्या पर पत्र लेखन। तीसरा जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, गंदगी, अपने क्षेत्र में गंदगी या फिर कहीं भी हो गंदगी, उस पर पत्र, ठीक है। ये 3 ऐसे पत्र हैं जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे। देखो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। देखो अपना जो पत्र है वो क्या कह रहा है कि अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू या मलेरिया जैसे भयंकर बीमारियों को जानकारी किसी दैनिक पत्र के संपादक को देते हुए पत्र लिखो। अपने क्षेत्र में क्या है? गंदगी और उससे डेंगू होता है, मलेरिया होता है, भयानक भयानक बीमारी होती हैं। तो इसको सही करने के लिए, गंदगी को खत्म करने के लिए एक पत्र लिख दो, पत्र विभाग को, और उसको साफ कराएं। तो सबसे पहले आप लिखना सेवा में, आप इसके नीचे भी ये लिख सकते हो, इधर से भी कॉमा लगाकर इधर भी लिख सकते हो, स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये अब देखो विषय है क्षेत्र की गंदगी से उत्पन्न समस्या पर पत्र। क्षेत्र में जो हमारी गंदगी है हमारे क्षेत्र में, उस पर आपको पत्र लिखना है, ठीक है, ये हमारा विषय है। अब देखो महोदय, आपकी लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से प्रयागराज जो नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने क्षेत्र की गंदगी की ओर खींचना चाहता हूं। मतलब जो आपके समाचार पत्र के द्वारा हम ये बताना चाहते हैं कि जो हमारे क्षेत्र में गंदगी है ना, उस पर अपना ध्यान खींचना चाहते हैं और अपनी गंदगी अधिकारी के पास इसको भेजो, ठीक है। जो गंदगी वाले अधिकारी, मतलब जैसे वो नहीं है, मतलब जो इसके अधिकारी हैं, तो स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने क्षेत्र की गंदगी की ओर खींचना चाहते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगा
कि हमारे क्षेत्र में कोई सफाई कर्मी कई दिनों से नहीं आ रहा है, जिसके कारण जगह जगह पर गंदगी का कूड़ा करकट का ढेर लग गया है और जिससे डेंगू मलेरिया का प्रकोप बढ़ रहा है। इस रोगों से ग्रस्त लोगों की संख्या बढ़ रही है। अब इससे जो हमारे रोग हैं, इससे जैसे मलेरिया है, डेंगू है, इससे बहुत ज़्यादा रोग हो रहा है और इससे जो है रोगों की संख्या बढ़ रही है। प्रशासन की इस उपेक्षा के कारण इन क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों को अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित होना स्वाभाविक है और हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस समस्या को गंभीरता से लें और जल्दी से जल्दी सफाई की व्यवस्था कराएं। धन्यवाद। भवदीय राकेश शुक्ला। दिनांक डाल देना। ऐसे आपको पत्र लिखना है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो आपका जो सिस्टम है, मतलब सिस्टम का मतलब जो ढांचा है वो यही रहेगा, सेवा में ये वो अब बीच में आप जो भर दो यार, अपने जानकारी आपके पास है ही हर एक चीज़ का। तो ये हमारा हो गया पत्र लेखन। अब हमने हर एक टॉपिक डिस्कस कर दिया इस वीडियो में। देखो जो ऑब्जेक्टिव है वो मैंने आपको बताया, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और आई होप आपको हर एक टॉपिक समझ में आ गया होगा। मैंने हर एक टॉपिक समझा भी दिया है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं जिसको हमने देखा नहीं। तो ये हिंदी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज के इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलेंगे किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।